जैसे निकालते हैं। हाँ, अवकड़ा चक्र से मित्रता शत्रुता थोड़ी निकालेंगे। नहीं, ग्रहों की नजर, सॉरी, उस उससे तो अपन वो निकालते हैं, क्या बोलो, अपना मुहूर्त। हाँ हाँ, उससे उससे बेसिकली जो जातक जो जन्म लेता है, उससे उसके जन्म के नक्षत्र का नाम क्या होगा, उसका वर्ग क्या होगा, वर्ण क्या होगा, वर्ष क्या होगा, ये सारा कुछ निकालते हैं। और ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता कैसे निकालें? ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये आज करेंगे। हाँ, ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता जो है, आज हम लोग इसको करेंगे। आज हम लोग ठीक है सर, आज ठीक है। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी है सर। ना? ठीक है सर। ये अपन ने जो अ, भावों के जो मुख्य वर्गीकरण किए हैं, हाँ जो आपने हमें पढ़ाए हैं, हाँ, ये मतलब इससे मतलब ये अपन ने मतलब क्या प्रयोजन रहता है इनका वर्गीकरण करने में, तो अपन को क्या आसानी जाती है? तो वर्गीकरण का मतलब ये रहता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भाव है, कोई कुंडली है। हम्म। कुंडली के 4 भाव जैसे होते हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। ये जो सारे भाव रहते हैं, ठीक इन है। भावों को केंद्र भाव बोलते हैं इनको। मतलब है, ठीक है ना सर। केंद्र भाव जो होते हैं शुभ होते हैं, शुभ होते हैं। दूसरा होता है कि त्रिकोण 1, 5, 9, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। ये भाव जो होते हैं, ये त्रिकोण के भाव बोले जाते हैं। यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये भी शुभ होते हैं। इसके बाद होता है जैसे त्रिशदाय, आपने जैसे देख लिया, 3, 6, 11, तृतीय भाव, तीन छह षष्टम भाव। ग्यारह हाँ, तृतीय भाव, षष्टम भाव और एकादश भाव। ये भाव जो होते हैं खराब होते हैं, ये भाव खराब माने जाते हैं, तो इनको खराब भावों की संज्ञा में दिया गया है। त्रिशदाय भाव को खराब भाव की संज्ञा दी गई है। इसके बाद हम लोग जैसे आ गए 6, 8, 12 त्रिक भाव बोले जाते हैं ये। तो 6, 8, ऋग 12 भाव। के भाव क्या होते हैं, ये भाव भी खराब होते हैं। छठा भाव क्या होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। रोग ऋत शत्रु। होता है ना, हाँ हाँ। रोग ऋण शत्रु का छठा भाव होता है। और इसके अलावा जो होता है, दूसरा जो होता है 8वां भाव जो होता है, वो किसका होता है, संघर्ष का होता है, मृत्यु का होता है। आयु, मृत्यु। हाँ, अनसीन इवेंट्स का होता है, जीवन में घटित होने वाले। और 12वां भाव किसका होता है, व्यय का होता है। किस चीज़ का व्यय, सारी चीज़ों का व्यय, चाहे धन का व्यय हो, चाहे स्वास्थ्य का व्यय हो, चाहे हमारे शरीर का व्यय हो। इसलिए 6, 8 और 12 भाव जो माने जाते हैं, ये माने जाते हैं खराब भाव माने जाते हैं। इसी के मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे, तब आपको समझ में आएगा। एंटायर स्क्रीन शेयर। नहीं, ये तो ठीक है सर, इसमें नोट्स में मैं पढ़ रहा था जो आपने बताया। हाँ हाँ, इसमें मतलब ये मतलब अपन इसको अगर याद रखेंगे तो एनालिसिस जल्दी कर पाएंगे, ऐसा रहेगा क्या? याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर याद नहीं करते हैं आप, तो धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो खुद ब खुद आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। जब रोज़ एक दो कुंडली देखेंगे, रोज़ उसमें देखेंगे ये त्रिकोण भाव है, त्रिशदाय भाव है, ये त्रिक भाव है, ये आपोक्लिम भाव है, ये उपचय भाव है। इस तरह से जब भाव आप बार बार देखोगे, तो आपको खुद ही वो चीज़ लर्न हो जाएगी आपको। कुल मिला के 12 के 12 भाव आ गए हैं उसमें। हाँ, 12 के 12 भाव आ गए हैं उसमें। वो सारे के सारे 12 भाव जो है उसमें आ गए हैं। उससे आप जो है देख सकते हो कि क्या भाव हमको क्या देता है, कौन सा भाव हमको क्या देता है, किस भाव के क्या फल होते हैं। उससे आप बेहतर तरीके से आप उसको कर सकते हैं, है ना। और बताएं, और बताइए, और क्या डाउट है। और कोई डाउट। सर, जैसे इसमें जैसे अपन ने भाव के केंद्रीय, जैसे केंद्र भाव है, हाँ
तो अपन ने लिखा है ये जीवन के प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। हाँ। तो जैसे अपन को कोई कुंडली में चीजें देखनी है तो इनसे अपन काफी कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, इससे हम लोग काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे जैसे तो सारे भाव जो होते हैं, हर भाव कुछ ना कुछ कहता है ना हर भाव। जी 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 हर जीवन। हाँ, जीवन के कुछ पहलुओं को हर भाव रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उन पहलुओं को आपको पता है तो आपको कृष्ण ने प्रश्न किया कि हमें संतान हमें नहीं है, है ना, यही तो आप करेंगे। तो अगर संतान नहीं है, अगर आप बोलेंगे कि संतान नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो उसमें आप क्या, पांचवा भाव देखें। हाँ, तो क्या करेंगे उसमें आप जो है पंचम भाव आप उसको देखेंगे ना, पंचम भाव। जी जी। तो आप उसको पंचम भाव देख रहे हैं, तो पंचम भाव से क्या पता चलता है आपको? पंचम भाव से सर एक तो संतान संतान हो गया, पता शिक्षा चलता है। हो गई। पंचम भाव से आपको संतान पता चलता है। और क्या पता चलता है पंचम भाव से? शिक्षा। शिक्षा पता चलती है संतान पंचम भाव से। और क्या पता चलता है इसके अलावा? और क्या पता चलता है? बुद्धि, प्रेम। हाँ, बुद्धि पता चलती, प्रेम पता चलता। तो हमने संतान का प्रश्न किया कि हमें संतान से संबंधित हमें प्रश्न किया, तो आपके दिमाग में सीधे सीधे क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि हमें जो है क्या है, पंचम भाव देखना है हमको, है ना। जी जी। अब अगर पंचम भाव अगर हमें अब देखना है तो पंचम भाव देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसी कुंडली के पांचवें भाव को देखेंगे और पांचवें भाव में क्या क्या ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार हम लोग फलित करेंगे। अच्छा, राशि, ग्रह। हाँ, राशि और ग्रह, वहाँ पे कौन सी राशि है और उस भाव में पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और पंचम भाव में जो ग्रह कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव में कौन से ग्रह जो आपके हैं दृष्टि डाले, वो सब आप देखेंगे वहाँ पे। जी सर। एक सेकंड में निकालता हूँ। ये देखिए पंचम भाव आ गया। ये देखिए कुंडली में जो है इतने सारे देखिए होते हैं। पंचम भाव में क्या देगा? संतान, बुद्धि, विद्या, यश, अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य, ननिहाल, हृदय रोग, छाती के निचले भाग से संबंधित रोग, सारे कुछ यहाँ पे देखते हैं। तो हमने चर्चा इस पे क्या करी? हमने इसमें चर्चा की कि आपको जो है संतान चाहिए, तो यहाँ क्या देखोगे? पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। शुभ ग्रह बैठा है तो जो है शुभ फल मिलेगा, अशुभ ग्रह बैठा है तो अशुभ फल मिलेगा। पंचम भाव में जो राशि है वो राशि को भी देखेंगे, कौन सी राशि पढ़ रही है। 12 प्रकार की 12 राशियाँ होती हैं, उन 12 राशियों में जो भी राशि बैठेगी उसके अनुसार पंचम भाव का फलित होगा। सर, और राशि में फिर नक्षत्र भी देखना पड़ेगा कि किस नक्षत्र में नक्षत्र वो नहीं राशि है? नक्षत्र नहीं देखना पड़ेगा। वो जो है एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, वो भाव से राशियों में नक्षत्र नहीं देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं कि ग्रह जो होता है पर्टिकुलर कोई ग्रह है वो किस राशि किस जो है नक्षत्र में आके बैठा है। समझ रहे हैं? कौन सा ग्रह है किस नक्षत्र में आके बैठा है उसके अनुसार वो फल करेगा। नहीं आया समझ में? हाँ, हेलो, समझ में नहीं आया कि कौन सा ग्रह होगा किसके अनुसार? हेलो, हाँ 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 सर, आवाज कट गई थी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि समझ में आया नहीं कि कौन सा ग्रह जो है, सब उसको पंचम भाव में जो ग्रह है, पंचम भाव में जो राशि कौन सी जो भी राशि होगी तो उसके पर्टिकुलर कोई नक्षत्र होंगे ना, 2.25 नक्षत्र होंगे उसके उसी राशि में, तो उस 2.25 नक्षत्रों में कोई ग्रह कहाँ पे बैठा है तो वो डिपेंड करता है, उसके अनुसार वो ग्रह अच्छा और खराब फल करेगा।
समझ रहे हैं? और बताइए, और क्या प्रश्न है? हाँ, और बताइए, और क्या प्रश्न है, और क्या हेलो। पूछना? हेलो। हाँ हाँ सर, करेक्शन चला गया था मेरा। ओके, हाँ हाँ अब आ गया? हाँ हाँ, अभी दिख रहा है सर, ओके। स्क्रीन भी हाँ, आगे ओके, से। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला आपसे कि नक्षत्र देखिए, ये भाव क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, उस भाव में कोई राशि आपकी पड़ रही है, वो राशि में कुछ नक्षत्र होंगे, होंगे ना? हाँ हाँ तो उस किसी भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो पर्टिकुलर किसी डिग्री में कोई ग्रह बैठा होगा, तो उस डिग्री पे जो भी नक्षत्र होगा, उस वो बोला जाता है कि ये ग्रह जो है पंचम भाव में फला नक्षत्र में बैठा है। अच्छा। तो ग्रह जो होगा जब फल करेगा, उस नक्षत्र जिस नक्षत्र में बैठा है उसके अनुसार फल करेगा, और जिस राशि में बैठा है उसके अनुसार फल करेगा। तीनों चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये देखिए, इस कुंडली है, दिख रही ना जी कुंडली है? सर। इसके हाँ दिख रही ये है सर, मेष लग्न से स्टार्ट है कुंडली। इसके पंचम भाव में कौन सी राशि है? ये सिंह। सिंह राशि है। ठीक, पंचम भाव में आपकी सिंह राशि आ गई। ठीक है। अब देखिए, आप पुराना जो आपको नोट्स मैंने भेजे हैं, आप ये देखिए कि पंचम सिंह राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। आप जरा एक बार एक पलट मिनट के सर। देखिए जरा। गधा। एक तो मघा एक होता है। मिनट, मगा है, शक्तरा है। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट बता रहा हूँ। मगा, पूर्वा, उत्तरा। यस, मघा हो गया, पूर्वा हो गया, ठीक है ना? हाँ, और पूर्वा में देखिए कौन, पूर्वा साड़ा है कि पूर्वा फाल्गुनी है? पूर्वा ही लिखा हुआ है इसमें। पूर्वा साड़ा है, होगा उसमें। ऊपर जो हाँ हाँ ऊपर जो आपको नक्षत्र चक्र भेजा है मैंने, देखिए उसमें पूर्वा साड़ा लिखा होगा। लिखा है, दिखा कि नहीं दिखा? एक आपको नक्षत्र तालिका भेजी है, या आपको वो भेजा है? दोनों ही चीज़ें देखिए। अब कड़ा चक्र, हाँ सॉरी, ये इसमें देखिए पूर्वा साड़ा नहीं है, पूर्वा फाल्गुनी है। मघा है, पूर्वा फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी है। सिंह राशि में जो होती है, मघा नक्षत्र होता है, पूर्वा फाल्गुनी होती है, और क्या होता है? उत्तरा फाल्गुनी होती है। हाँ, उत्तरा फाल्गुनी। मघा के चारों चरण होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण होते हैं, उत्तरा का एक चरण होता है। इस तरीके से नौ। देखिए, ये अवकाड़ा चक्र मैंने खोला है, तो सिंह राशि कहाँ से आ रही है? सिंह राशि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक आ रही है। तो देखिए, इसमें मघा का देखिए 10वां नक्षत्र है। मघा का देखिए पूरा चारों चरण है, 1 2 3 4 चारों चरण है। पूर्वा फाल्गुनी के 1 2 3 4 चारों चरण है, और उत्तरा का एक चरण। क्योंकि देखिए सिंह राशि यहाँ से आके देखिए यहाँ खत्म हो रही ना खत्म। हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन आ रही है सीधे, तो इसका क्या मतलब है कि एक चरण जो है इसका उत्तरा फाल्गुनी का, ये आपका सिंह राशि में। बाद बाकी 3 चरण जो है उत्तरा फाल्गुनी के, ये आपके जो है कन्या राशि में। क्लियर है ना? नहीं सर, और कुंडली में जैसे लिखते हैं कि भाई मेष लग्न की कुंडली है, और मेष लग्न में जैसे भरणी नक्षत्र है। हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है सर फिर? मेष लग्न में भरणी नक्षत्र होता है। हाँ हाँ अब इसको मैं इस तरीके से आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कानपुर जो है, कानपुर का एरिया जो है बहुत बड़ा है। कानपुर है ना, बड़ा कानपुर।
हाँ तो जी, हाँ जी। हाँ, कानपुर बहुत बड़ा एरिया है। सपोज करो कानपुर का जो रेडियस है 30 किलोमीटर का रेडियस है, एक एंड से लेके, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, ठीक है। जी सर, जी सर। तो अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे ही भौंती क्रॉस करते हैं, भौंती से कानपुर सिटी स्टार्ट हो जाता है। तो पहला स्टॉपेज अगर हम लोग ले लेते हैं इसमें, ले लिया हमने बर्रा ले लिया, दूसरा स्टॉपेज हमने इसमें कोयला नगर ले लिया, और तीसरा स्टॉपेज हमने इसको रामा देवी ले लिया। इस तरह से हमने ले लिए, 3 में हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या किया कि मैं भौंती से जैसे क्रॉस किया और जैसे ही मैं बर्रा तक पहुंचा, तो हमारा एक ब्लॉक ख़त्म हो गया, मतलब बर्रा तक का डिस्टेंस ख़त्म हो गया। तो इसको आप जो है एक नक्षत्र ले लो। तो नौवस्था से लेके बर्रा से लेके भौंती तक का अगर हम लोग ले लेते तो अश्विनी नक्षत्र ले लो। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जो भी गाड़ी चलेगी वो सब चलेगी अश्विनी नक्षत्र के अंदर में रहे, जो भी ग्रह रहेगा वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर में रहेगा। वहाँ से लेकर के आपका कोयला नगर तक जो भी रहेगा वो भरणी के अंदर में रहेगा, और कोयला नगर से आपका रामा देवी चौराहे तक जो नक्षत्र ग्रह चलेगा वो किसके, कृतिका के उसमें रहेगा। तो इस तरीके से हमने डिवाइड, यही डिस्टेंस का यही सिस्टम वहाँ पे होता है। ग्रहों में भी, राशियों में भी यही होता है, भचक्र में भी ये होता है कि जो राशि होती है वो बड़ी डिस्टेंस कवर करती है, सबसे बड़ी डिस्टेंस कवर करती है, और नक्षत्र जो होते हैं एक छोटी डिस्टेंस कवर करते हैं। इसीलिए एक राशि में जो होता है 2.25 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र का जो मान होता है 13 डिग्री 20 कला होता है। समझ रहे हैं? सर, हाँ हाँ समझा सर मैं। पर जैसे कुंडली में जैसे लिखा हाँ, कि लग्न, फिर राशि तुला, हाँ हाँ लग्न में राशि तुला है, फिर वही उसकी डिग्री दे दी, और फिर नक्षत्र स्वाति बता रहा है। हाँ, अब देखो, और हाँ, और पद 3 बता रहा है। हाँ ठीक। अब देखिए इस पे आ जाइए आप, इस पे आ जाइए, इसी अवकाड़ा चक्र में आ जाइए। 1 मिनट सर, आ रहा हूँ। हाँ जी सर। इसी अवकाड़ा चक्र में आप आ जाइए। तुला राशि में क्या बताया आपने, बोला तुला राशि में क्या बोला आपने, फिर से बताइए, अपना क्वेश्चन फिर से करिए, फिर मैं आपको इसी अवकाड़ा चक्र से आपको समझा देता हूँ। फिर से बोलिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए, प्रश्न अपना फिर से बोलिए। हाँ जी सर, स्वाति। ओके ठीक सर, तुला राशि में स्वाति है नक्षत्र। हाँ, अब देखिए बड़े ध्यान से अवकड़ा चक्र देखिए, शिवानी आप भी देखिएगा जरा। ये तुला राशि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब चित्रा के तीसरे और चौथा चरण, चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण तुला राशि में आता है। स्वाति नक्षत्र के 1, 2, 3, 4 चारों चरण आते हैं तुला राशि में, और विशाखा नक्षत्र के 1, 2 और 3 चरण आते हैं। तो इस तरह से आप काउंट करोगे, चित्रा के 2, स्वाति के 4 और विशाखा के 3, तो इस तरह से मिलकर के टोटल जो होते 9 चरण हो जाते हैं। तो आपको पता है कि एक राशि में जो होता है 9 चरण होते हैं। तो आपको ये पता है कि चित्रा के 2 होते हैं, स्वाति के 4 चरण होते हैं, और विशाखा के 3 चरण होते हैं। अब आपने प्रश्न ये किया कि तुला राशि, तुला लग्न में जो है स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में कोई ग्रह बैठा, यही तो है ना? हेलो, यही है ना, तुला राशि के स्वाति नक्षत्र में जो है तीसरे चरण में कोई ग्रह बैठा है, यही तो है ना प्रश्न? हाँ सर, पद तीसरा लिखा हुआ पद तीसरा, उसमें। हाँ। तो इसका क्या मतलब हो, कौन सा ग्रह है ये? सर ग्रह कोई नहीं है इसमें। ओ, लग्न है आपकी। ओके, लग्न है आपकी, मतलब आपकी तुला लग्न है, स्वाति नक्षत्र है और तीसरा चरण है, ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या, जब आपका जन्म हो चुका था, जन्म जब हुआ था आपका, तो उस आपकी जो लग्न थी आपकी स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में आप में लग्न थी। अगर डिग्री वाइज अगर आप देखते हो तो एक जो चरण होता है 3 डिग्री 20 कला का होता है, ठीक है?
हाँ ठीक है तो सर। 3 डिग्री 20, स्वाति के 2 चरण हो गए, चित्रा के 2 चरण हो गए, तो 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला कितना हो गया? 6 डिग्री 3 40 डिग्री कला, 20। 6 डिग्री 40 कला, ठीक है। और ठीक है। तो इसका पहला चरण, तो 3 20 6 40 फिर 10, फिर 13 20 16 40। आपका जो लग्न होगी, ये आपकी जो होगी 13 20 से लेके 16 40 के बीच में होगी, 16 डिग्री 40 कला के बीच में होगी। तो ये तीसरे चरण का मान ही होता है 16 डिग्री 40 कला तक होता है, 13 20 से 16 40 तक होता है। ये 6:40 ये हो गई, फिर स्वाति पूरा ये कितना हो जाएगा? 6:40 10 हो जाएगा ना, और 6:40 10 हो जाएगा, 6:40 12:80। 1280, 1280 नहीं होगा, 6:40 1280 नहीं होगा। एक जो है एक जो है उसमें जो होता है वो जो है 60, 1 डिग्री में जो होता है 60 कला होती हैं, और जैसे ही 60 कला से ऊपर हो जाए तो 1 डिग्री पीछे बढ़ जाएगी, 1 डिग्री पीछे बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे जो 20 एक्स्ट्रा निकलेगा, तो इसलिए 1280 जो आपने बोला, एक्चुअली 1280 वो नहीं है, इससे 60 कला, जैसे आप इधर पीछे में जो देखो 60 कला को 1 डिग्री बना लो, तो 12 की जगह 13 हो जाएगा। उस 80 से जब 60 माइनस करोगे तो 20 बचेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं 13-20 बोलते हैं उसको। अच्छा। हाँ। ये एक ब्लॉक है वो 3 डिग्री 40 कला का है 20 ना सर? कला, 3 डिग्री 20 कला। अच्छा 3 डिग्री 20 कला का है। हाँ, 3 डिग्री 20 3:40 6:40 हुआ, 6:40 के बाद फिर 6:40 12:80। हाँ, 1280। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें बताता हूँ, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। एक सेकंड, देखिए पहला होता है 3 डिग्री 3:20 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, डिग्री इसमें साइन नहीं बन पाएगा। 3:20 6:40, ये चरण वाइज है, सब में काम करेगा, बड़े ध्यान समझिएगा। और 10, ठीक है। फिर 13 20, फिर 16 40, ठीक है। फिर 20 हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए? ठीक। 3 20 6 40 10, 13 20 16 40 20, ठीक है। फिर 23 20, फिर 26 40, और फिर 30 हो जाएगा, तो फिर सीधे 30 सीधे। हो गया। ये देखिए 9 चरण हो गए आपके, हो गए हुए ना 9 चरण। ये आपका प्रथम चरण हुआ, ये आपका द्वितीय चरण हुआ, ये तृतीय चरण हुआ, ये चतुर्थ चरण हुआ, ये पंचम चरण हुआ, षष्ठम चरण हुआ, सप्तम चरण हुआ, अष्टम चरण हुआ, और ये यहाँ पे 9वां चरण हो गया, हो गया। अब इससे ये जो पूरा मान है, ये 30 डिग्री का जो पूरा मान है, ये पूरी राशि का मान है, समझो, ये पूरी राशि की डिस्टेंस है। अब इस राशि को हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, 3 20 3 20 3 20 के ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, एक एक चरण में डिवाइड कर लिया। तो वो हमने इसलिए कर लिया कि जो अंतरिक्ष का मान होता है, बचक्र का मान बहुत बड़ा होता, तो हमें थोड़े ब्लॉक बनाने पड़ेंगे ना, हमें अपनी स्थिति पता करने के लिए हम इस समय कहाँ पे हैं। जैसे आप कहीं पे जाते, कहीं पे जा रहे हो, तो एक जगह शहर से दूसरे जगह पे जा रहे हो, शहर पे जा रहे हो, तो आप बोर्ड में देखते होगे ना कि वहाँ पे लिखा रहेगा
कि जो है विजयनगर, या वहाँ पे लिखा रहेगा कल्याणपुर, या वहाँ पे लिखा रहेगा रावतपुर लिखा। तो ये रावतपुर, विजयनगर, कल्याणपुर क्या है? ये रावतपुर, विजयनगर, कल्याणपुर पर्टिकुलर वो ब्लॉक्स हैं, चरण हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो है किस एरिया में हो। और ये आपके 3, 20, 6, 40, 10, 13, 20, 16, 40, 20, 23, 20, 26, 40, 30, ये आपके जो है सारे के सारे ब्लॉक्स हैं, वो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये इससे जो आप जो देख रहे हो, इससे आपको ये पता चलेगा आपको कि जो है आप कहाँ पे हो। तो जैसे अब आपने ये देख लिया कि स्वाति नक्षत्र में, सॉरी स्वाति नहीं, तुला राशि में जो होते हैं 2 चरण जो होते हैं, किसके होते हैं? चित्रा के होते हैं। चित्रा के होते हैं। हाँ, 2 चरण ये चित्रा के हो गए, ठीक है ना। 2 चरण हो गए चित्रा के हो गए। हाँ, चित्रा के हो गए आपके ये 2 चरण। 1 सेकेंड, दो चरण आपके जो हो गए ये चित्रा के हो गए, ठीक है ना। और ये 4 चरण हो गए ये आपके किसके हो गए? स्वाति। 4 चरण आपके हो गए स्वाति के हो गए, ठीक है ना, स्वाति हो गए। और ये 3 चरण जो हो गए आपके विशाखा के हो गए। 3 चरण जो आपके हो गए ये आपके हो गए विशाखा के, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये अब ये आइडेंटिफायर हो गया, मैंने कलरफुल अलग कर दिया, इसे आइडेंटिफाई ये कर सकते हो कि कोई ग्रह अगर, ठीक है, 0 डिग्री से 3 तुला राशि के 0 डिग्री से 3-20 डिग्री तक रहता है तो आप वो बोलोगे कि चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। बोलोगे ना? एक बार फिर से सर। भाई मैंने 3-20 दिया है, एंड पॉइंट उसका दिया है, तो स्टार्ट तो 0-0 से होगा ना। हाँ, तो 0-0 से लेकर के 3-20 तक अगर कोई ग्रह बैठा है या लग्न आपकी प्रारंभ हो रही है तो आप ये बोलोगे कि जो है चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में जो है जातक जो है कि लग्न है या ग्रह पर्टिकुलर कोई ग्रह बैठा है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो है चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण जो होते हैं वो किस में होते हैं? कन्या राशि में होते हैं। हाँ जी सर, होते हैं ना। तो यहाँ पे जो है अगले 2 चरण जो हो जाएंगे आपके 3-20 और 6-40 जो हो जाएंगे। 3-20 0 से लेके 3-20 और 3-20 से लेकर के जो है 6-40 तक जो होंगे ये चरण जाएंगे। ये तीसरे और चौथे चरण होंगे। इनमें अगर जातक को कोई ग्रह बैठा होगा तो किस में होगा? आप बोलोगे चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठा है, चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठा है, या चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठा। क्लियर है ना? जी। अब जैसे आपने ये बोला कि आपकी लग्न तुला लग्न है और आपकी जो लग्न है स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में है, यही तो आपने बोला ना। हाँ। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी जो लग्न है किस में आएगी? ये 5 नंबर टेबल में के अंतर्गत आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। क्यों? यहाँ पे स्वाति का प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण। तो स्वाति का प्रथम चरण जो लगेगा 6:40 से 10 के बीच में लगेगा, और द्वितीय चरण लगेगा 10 से 13:20 के बीच में लगेगा, और तृतीय चरण जो लगेगा 13:20 से 16:40 के बीच में लगेगा। हाँ, तो ये उसी डिग्री में आएगा। उसी डिग्री में, उसी डिग्री के बीच में ये मतलब कुल मिला के सर ये स्वाति नक्षत्र के हिसाब से इसमें चीजें रहेंगी क्या? उसका जो ट्रेड्स होंगे, उसके जो फल मिलेंगे जातक के लग्न की जो स्वाति नक्षत्र के अनुसार मिलेंगे। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है, राहु के अनुसार भी मिलेंगे। दोनों चीजें देखी जाएंगी। मतलब स्वाति नक्षत्र कुल मिला के फिर राहु ओरिएंटेड हो गया तो उसमें राहु भी जुड़ जाएगा। बिल्कुल जुड़ जाएगा, उसका स्वामी भी होगा ना।
जिस तरह से कोई राशि देखते हैं तो राशि के साथ साथ उसके स्वामी को भी देखते हैं, उसी तरह नक्षत्र के साथ साथ हम लोग नक्षत्र के स्वामी को भी देखते हैं। और नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से अपना प्रभाव डालेगा, है ना सर? फलित होगा, हाँ फलित होगा। जी जी जी, फलित होगा। क्लियर है? जी सर, जी सर। आपको शिवानी, आपको क्लियर है ना? जी सर। ओके। ये तिथियां वगैरह क्लियर है ना? हाँ जी सर। उस दिन तिथियां वगैरह मैंने भेजी थी आपको, वो क्लियर है ना? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, क्लियर। ओके। अब हम लोग अब आते हैं मित्रता पे आते हैं। पूछना था, मतलब एक कुंडली है तो उसमें देखा था हमने कि जो क्या देखा था? 5वें घर में तुला राशि है, मतलब कि ठीक है। तो तुला राशि के दूर होते हैं तुला राशि के सॉरी तुला शुक्र होते हैं ना सर? हाँ, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। फिर 5वें घर में देखा, 5वें घर में तो सूर्य का हो गया 5वां घर। 5वां घर किसका हो गया? सिंह राशि मतलब सूर्य का हो गया। ठीक है। तो सर जो 7वें घर में राशि है, 5वां घर उसमें सूर्य, बुध और शुक्र और गुरु बैठा है। अच्छा ठीक तो है। सर इसमें शुक्र जो होता है सूर्य का शुक्र जो होता है सूर्य का शत्रु होता है। हाँ ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या होगा? मतलब सूर्य तो अपने घर में भी है तो उसका शुक्र, उसके साथ में गुरु भी है, बुध भी है। हाँ तो क्या होगा? तो सूर्य मतलब कमजोर है, मतलब देखो ऐसे नहीं कर सकते हो। उसकी जो कुंडली अगर है तो उसके बाद में सूर्य देखा है तो उस कुंडली के हिसाब से नीच घर में है, मतलब कि मतलब कि अच्छा ओके ओके, एक सेकंड रुकिए। तो हम अभी चर्चा करेंगे उस पर, जब ये होगा हम लोग उस पर अभी चर्चा करेंगे। हम लोग इस पर देखते हैं अभी ग्रहों की मित्रता शत्रुता देख के अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर करा दूंगा। क्या लिखा है? यदि समान स्वभाव वाले ग्रह एक साथ होते हैं तो वो क्या होते हैं? समानता अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसे ग्रह अपने में जो होते हैं आपस में वो मित्र कहलाते हैं। इसी प्रकार विपरीत स्वभाव वाले जो ग्रह होते हैं वो आपस में शत्रु होते हैं। तो ग्रहों की जो शत्रुता होती है और ग्रहों की जो मित्रता होती है ये दो प्रकार की होती है। एक नैसर्गिक शत्रुता या मित्रता होती है, दूसरी तात्कालिक शत्रुता या मित्रता होती है। कभी कभी क्या होता है हम लोग आपस में भी भले एक दूसरे के बहुत शत्रु हो जाते हैं, लेकिन परिस्थिति बस हम लोग एक दूसरे का जो है साथ देते हैं तो वो हमारी तात्कालिक मित्रता शत्रुता होती है। और जब हम किसी के साथ हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती है वो हमारी जो होती है नैसर्गिक शत्रुता होती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान जो है दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है यूएन वगैरह में, यूनाइटेड नेशन वगैरह में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के विचार एक मिलते हैं तो दोनों एक समान वोटिंग करते हैं, एक जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो उन दोनों की जो होती है तात्कालिक शत्रुता या मित्रता हो जाती है। और तात्कालिक शत्रुता और मित्रता दोनों को मिला करके जो होता है ये पंचधा मैत्री बनती है। 3 प्रकार की मित्रता कुंडली में होती है। एक नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता, दूसरी तात्कालिक मित्रता शत्रुता और तीसरी होती है आपकी पंचधाम मित्रता या शत्रुता होती है। इसको हम लोग अभी इस पे चर्चा करते हैं। एक सेकंड लोग।
ठीक, देखिए ये एक चार्ट दिया है हमने, ये एक चार्ट दिया है, ग्रह दिए हैं, मित्र दिए हैं, शत्रु दिए हैं और सम दिए हैं, ठीक है ना। ये जो होते हैं, ये नैसर्गिक मित्रता होती है। जैसे सूर्य है, सूर्य के जो मित्र होते हैं चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है, ठीक है। सूर्य के जो शत्रु हैं वो शुक्र है और शनि है, और सूर्य से जो सम है, न्यूट्रल है, ना वो शत्रु है ना वो मित्र है, वो बुध है, ठीक है। और चंद्रमा जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चंद्रमा जो होगा, बली चंद्रमा जो होगा वो मित्र होता है, क्षीण चंद्रमा मित्र नहीं होता है। चंद्रमा को अगर लेकर के देखते हैं, चंद्रमा का जो मित्र होता है सूर्य होता है, और क्या होता है, सूर्य होता है और बुध होता है। ये चंद्रमा इनको मित्र मानता है। चंद्रमा किसी को भी शत्रु नहीं मानता है। और चंद्रमा के लिए शेष ग्रह मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये जो शेष ग्रह हैं ये चंद्रमा के लिए सम है, न्यूट्रल है, ना अच्छे है ना खराब है। अब मंगल को हम लोग देखते हैं। मंगल सूर्य को, चंद्रमा को और बृहस्पति को अपना मित्र मानता है। बुध, मंगल के लिए बुध जो है शत्रु है। शनि और शुक्र जो है मंगल के लिए वो क्या है, सम है, न्यूट्रल है। इसी तरीके से बुध जो है सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानता है, चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, और मंगल, बृहस्पति और शनि को अपना क्या मानता है, सम मानता है, न्यूट्रल मानता, बोलता ना अच्छे हो ना खराब हो। राम राम बोलोगे तो हम भी राम राम बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे तो हम भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। बृहस्पति को हम लोग देखते हैं। बृहस्पति सूर्य को, चंद्रमा को और मंगल को जो है ये अपना मित्र मानते हैं। बुध को और शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, और शनि जो है, शनि को अपना को सम मानते हैं। शुक्र बुध को और शनि को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, मंगल और बृहस्पति को अपना सम मानते हैं कि ना मित्र हो ना शत्रु, सम है। शनि बुध और शुक्र को मित्र मानते हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल को ये अपना शत्रु मानते हैं, और बृहस्पति जो होते हैं शनि के लिए सम होते हैं, न्यूट्रल प्लैनेट होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप अगर ये देख रहे होगे टेबल, अगर आप ये देख रहे होगे तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई ग्रह किसी ग्रह को अपना मित्र मानता है, लेकिन वही ग्रह उसको, दूसरा ग्रह उसको अपना शत्रु मानता है। जैसे चंद्रमा देखो, चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध वाली टेबल में देखोगे तो बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। दिखा कि नहीं दिखा? तो इसका क्या मतलब होगा, जब चंद्रमा से फल अगर बुध के लिए देखेंगे, चंद्रमा बुध के लिए अच्छा करेगा, चंद्रमा बुध के लिए अच्छा करेगा, लेकिन बुध से जब देखेंगे तो बुध जो होगा चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं करेगा, बुध चंद्रमा से शत्रुवत व्यवहार करेगा। सर ये बुध मतलब चंद्रमा से कब देखेंगे और बुध से कब देखेंगे? हाँ, अब देखो ये कब देखेंगे, जैसे चंद्रमा के घर में जब बुध गोचर करेगा, चंद्रमा का घर कौन होता, चंद्रमा की राशि कौन होती, चंद्रमा की राशि में जब बुध गोचर करेगा, हाँ, चंद्रमा जो होगा, चंद्रमा की राशि में जब बुध गोचर करेगा तो वो बुध के लिए अच्छा होगा। लेकिन जब कन्या और मिथुन राशि में चंद्रमा गोचर करेगा तो वो बुध चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बुध जो होता है चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते हैं। तो चंद्रमा के घर में जब बुध आएंगे तो चंद्रमा उनकी खूब आवा भगत करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बुध जो है, बुध के घर में जब चंद्रमा बैठेंगे तो चंद्रमा उनकी बुध जो है चंद्रमा की आवा भगत नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे हम लोग परिवार में अपने देखते हैं, पिता, घर का पिता होता है, घर में 3 बच्चे होते हैं,
ठीक है। तो पिता अपने बच्चों से सदैव एक समान प्रेम करता है, एक जैसा व्यवहार करता है। लेकिन कोई पुत्र होता है उससे पिता की ट्यूनिंग बढ़िया मिलती तो वो पिता को अपना बहुत आवागत सत्कार खूब करता बढ़िया तरीके से। लेकिन जब कोई दूसरा पुत्र होता है, वो जो होता है पिता के लिए उसके जो है सोच अच्छी नहीं होती है, यही आप समझ लो सीधे से। जैसे कि वो लग्न में मिथुन है और हाँ उसमें चंद्रमा बैठा है, हाँ लग्न मिथुन है उसमें। हाँ, लग्न में अगर मिथुन चंद्रमा की राशि में अगर बुध की राशि में अगर मिथुन बैठा है तो चंद्रमा बैठा है बुध की राशि में, तो चंद्रमा वहाँ पे जो अच्छी तरह से सुखी नहीं है चंद्रमा वहाँ पे, तो मतलब चंद्रमा के शुभ फलों में कमी आएगी। मतलब सुख में कमी आएगी सर? चंद्रमा के शुभ फलों में नहीं, चंद्रमा तो सुख के है ना कारक? सुख के कारक नहीं है। सुख के कारक जो शुक्र है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है। चंद्रमा भी तो धन देते हैं ना सर? नहीं, चंद्रमा धन नहीं देते हैं। चंद्रमा जो होते हैं मानसिक शांति देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। धन देने का कार्य केवल 2 ग्रहों का है, बृहस्पति का है और शुक्र का है। तो सर इसका क्या मतलब वो होगा, जैसे मिथुन राशि में चंद्रमा बैठे, लग्न है मतलब मिथुन और उसमें चंद्रमा बैठे। हाँ, चंद्रमा भाई तो अच्छा नहीं है, जातक को मानसिक तनाव रहेगा जातक को। सेकेंड हाउस में मेरे पास कुंडली आई, उसमें यही है कि लग्न मिथुन है, उसमें चंद्रमा बैठा है। हाँ, तो ऐसे जातक को मानसिक तनाव बना, चंद्रमा उसका अच्छा नहीं, उसको सही से हो सकता है नींद ना आती हो उसको। तो पेट से भी कुछ दिक्कत रहती है। हाँ, पेट से भी दिक्कत रहती है। वो पेट की दिक्कत छठे भाव से देखिएगा, वहाँ क्या चला वो दूसरी चीज हो गई है, वो दूसरी चीज हो गई है। तो इस तरह से आप जो है ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता शत्रुता निकालेंगे। ये देखो नियम है, मित्रता शत्रुता निकालने के ये नियम है। देखो, किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से चतुर्थ, द्वितीय, द्वादश, पंचम, नवम एवं अष्टम राशियों के स्वामी उनके मित्र होते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से चतुर्थ, द्वितीय, पंचम, द्वादश, नवम एवं अष्टम भाव के स्वामी उनके मित्र होते हैं। अब एक कोई कुंडली मैं आपको दिखाता हूँ। त्रिकोण राशि क्या होती है? मूल त्रिकोण राशि आपको बताई नहीं थी उस दिन? सर बताई थी सर उस दिन क्लास। टेबल वो देखिए, मूल त्रिकोण राशि का टेबल देखिए ऊपर जा करके। पहला और पांचवा। ये देखिए, ये है। जैसे आपको देखिए, आप चंद्रमा को अगर आप देख लें तो चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि वृष राशि होती है ना, वृष राशि मूल त्रिकोण की। ठीक, अब हम लोग इस टेबल पे नीचे आ जाते हैं, इस पे आते हैं। तो मैंने क्या लिखाया, ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए चाहें तो। अब आप मुझे बताइएगा 4, 2, 12, 5, 9, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आप मुझे बताएं, मैं आपको निकालना बताता हूँ कौन सा शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है। आप जो है एक कागज में नोट करिए। पहले मित्र लिखिए, मित्र। हेलो। हाँ हाँ जी सर। एक नोट करिए,
लिखिए सम, पहले मित्र लिखिए, मित्र के आगे फिर लिखिए 4 2 12 5 9 8, कॉमा लगा लगा के लिखिए। लिख लिया? जी सर। दूसरा लिखा है उच्च राशि का स्वामी भी मित्र होता है उसका, ये भी लिखिए उच्च राशि का स्वामी एवं इस 8 के बाद कॉमा लगाइए, फिर लिखिए एवं उच्च राशि का स्वामी। अब दूसरा लिखिए शत्रु में लिखिए शत्रु। लिखा शत्रु? जी सर आप लोग रिप्लाई देते रहा करिए, रिप्लाई देते रहा करिए। जी सर जी सर जी सर जी सर। हाँ, शत्रु कौन से होते हैं? 3 6 11 7 10, इसके स्वामी शत्रु होते। मूल त्रिकोण राशि से तृतीय षष्टम एकादश सप्तम और दसम भाव के स्वामी जो होते हैं, दसम राशि के जो स्वामी होते हैं वो क्या होते हैं? शत्रु हो जाते हैं। ठीक है ना? अब इसमें तीसरा देखिए, यदि कोई एक प्रकार की गिनती से मित्र तथा दूसरी प्रकार की गिनती से शत्रु बन जाए तो उसे सम कहते हैं। जैसे ऊपर वाले एक में आपने देखा कि कोई जो है मित्र में भी आ रहा है, दूसरे शत्रु में आ रहा था, वो ग्रह जो होता है न्यूट्रल हो जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, टेबल में आते हैं। इसको देखते हैं। ठीक है, ये अब हम लोग देखिए, सबसे पहले किसको सपोज करो हम लोग ले लेते हैं, सूर्य को ले लेते हैं। ठीक है ना, सूर्य को ले लेते हैं। तो सूर्य के लिए क्या बोला, क्या था? मित्र के लिए क्या क्या कौन कौन था? हाँ, एक मिनट, सूर्य के लिए मंगल थे मित्र। नहीं वो ना देखिए, वो तो आपको मैंने वो रेडी करके बता दिया था। इसमें जो अभी मैंने बताया है, ऊपर जो अभी मैंने नंबर आपको ही लिखाए हैं सूर्य से कि 4 2 12 5 9 8, मूल त्रिकोण राशि से 4 2 12 5 9 8। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सिंह राशि है। तो इसे चौथी राशि 1 2 3 4 मंगल इसके मित्र होंगे। 4 फिर 2, दूसरी राशि कौन हो जाएगी? बुध। पर देखो तुला में इसके सिंह के बाद दूसरी राशि कौन आ रही है? बुध आ रही है। 4 2 फिर कौन आ जाएगा? 12वीं हो जाएगी, 12 है तो 4 इससे 12वीं राशि कौन सी हो जाएगी? ये 12वीं राशि हो जाएगी, ये कर्क राशि हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर्क राशि के स्वामी जो होंगे ये मित्र हो जाएंगे, बुध भी मित्र हो जाएंगे। इसके बाद कौन बताया? उसके बाद कौन कौन थे? 4 4 4 2 12 5 8 9 12। हाँ, 4 2 12 5 9 8। अब 5 भी हम लोग देख लेते हैं। ये इससे पंचम ये हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये मित्र हो गए। देखो ठीक है, गुरु मित्र होगा। नौवा घर मित्र हो जाएगा।
पंचम पांचवा है ना, इससे सिंह राशि से पांचवा है ना घर। जी। हाँ, सिंह राशि से पांचवा नौवा आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5। हाँ, नवा हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी राशि, 5 के बाद 9 थी ना। हाँ, 5 के बाद 8 थी, फिर 9 थी, फिर 12। नहीं 12 तो मैं करा चुका हूँ इसको। अब इस सीक्वेंस में आप इसको देखिए जिस तरह मैं इसको करा रहा हूँ। 4 4 2 12 5 9 8 5 हो गए। इस इसके बाद सीक्वेंस में क्यों सर? अरे मैं ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इसी सीक्वेंस में। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो उस तरीके से अगर आपको करना है तो फिर आप ऐसे कर लो। रुको 4 2 नहीं फिर आप 5 बिल्कुल 8 बिल्कुल 9। फिर चेंज कर दो। रुको फिर आप इसको 2 करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो, फिर 8 करो, फिर 9 करो, फिर 12 करो, ठीक है ना। जी सर, करा। इतना ही है ना। अब इसको हटा दो तो उससे सीक्वेंस आपको ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। जी सर। तो या इससे आप क्या देखोगे, मूल त्रिकोण राशि से द्वितीय 2 4 5 8 9 12 राशियों के स्वामी मित्र होते हैं। 2 4 5 8 9 12 इस पे आ जाओ। 2 4 5 8 9 12, ठीक है। देखो सूर्य के लिए हम लोग देखते हैं, सूर्य के अब आप लिखते रहना, मित्र लिखो और लिखते जाना। मूल त्रिकोण राशि इसके सिंह है तो 2 में बुध मित्र हो जाएंगे। फिर 4 के बाद फिर कोई 5 में सर, हाँ जैसे 2 आया है तो जैसे सूर्य देव का घर जो हुआ है वो 5वां है। हाँ, उसको 1 मानेंगे, तो वहाँ उसको 1 मान लेंगे, तो वहां से फिर एंटी क्लॉकवाइज ये दूसरे नंबर मतलब छठा घर आ जाएगा ना, छठा भाव। हाँ उसको गिनती वहाँ से करेंगे तो 1 नंबर 1 पे प्रथम भाव प्रथम हो जाएगा वो। द्वितीय भाव आपकी 6 नंबर की राशि आपकी कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसीलिए बुध के सूर्य के मित्र हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, 4 फिर 2 हैं, 2 के बाद फिर 4 है, ठीक है। 4 वृश्चिक, मंगल भी देखो मित्र हो जाएंगे ना। तो बुध लिखिए, फिर मंगल लिखिए, फिर इसके बाद फिर गुरु 5 में गुरु हो जाएंगे। 4 2 4 5 फिर 8 हो जाएंगे। 8 में कौन होंगे, 12 देखो होंगे ना 12। हाँ 12 गुरु देखो, फिर गुरु लिखिए, गुरु मित्र में आ रहे हैं, ठीक है। 12 के बाद फिर क्या होगा, 8 के बाद फिर क्या होगा, फिर 12 हो जाएगा। तो 12 में कौन से आएंगे, कर्क राशि आएगी। 9 भी है सर, 9 भी है। 8 के बाद 9 है तो हाँ, तो मंगल भी जो होंगे मित्र हो जाएंगे फिर मंगल लिखिए। फिर 9 के बाद फिर 12 है, तो ये कर्क हो गई फिर ये। हाँ, तो इसमें क्या मिला आपको कि मैंने क्या बताया कि एक बार कोई मिले तो मित्र हो जाता है और दूसरे में कोई मिले तो शत्रु। तो ये आपने मित्र का निकाल लिया, निकल गया मित्र का। हाँ। अब शत्रु का निकालिए। शत्रु में क्या है, शत्रु में तीसरा नंबर पहले है। हाँ, इसमें देखा, 1 2 इसको 3 थोड़ा सा तुला। रुकिए, इसको भी सही कर लेते हैं। रुकिए, 3 फिर 6 फिर 7 फिर 10 11 फिर 10 फिर 11, यही तो है। हाँ जी ये आपको आसानी रहेगी करने में। 3 6 7 10 11 ध्यान रखिएगा इसमें। अब हेडिंग डालिए, शत्रु डालिए हेडिंग, शत्रु में आगे लिखिएगा। अब इसी से काउंट करेंगे, सिंह से ही। तो 1 2 3, तो यहाँ पे शुक्र आ गए, 3 में शुक्र आ गए, आए। हाँ जी। फिर 3 के बाद कौन है, 6 है ना। 3 के बाद 6 है ना, 10 मकर। हाँ, शनि देखो शत्रु में आ गए, आए शत्रु में। फिर के बाद फिर 7 के बाद फिर 10 आ गए, आए 10। फिर 3 6 फिर 7, तो यहाँ में मकर भी आएंगे। हाँ, शनि, तो शनि ये जो हो गए शत्रु हो गए, क्योंकि दोनों राशियाँ हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद कौन हो जाएंगे, 10। फिर मंगल आ गए सर। फिर
फिर कौन हो जाएंगे? मंगल कहाँ से एक आएंगे? नंबर आया, मंगल थोड़ी ना 10वें आएंगे, नंबर पे, 2 नंबर 10वें आएगा, नंबर पे आए। 2 नंबर आएगा। काउंट नहीं, करो फिर 1 से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ हाँ, आए 2 नंबर। 2 नंबर मतलब आ गए शुक्र फिर शुक्र, से। तो यहाँ पे शुक्र भी देखो शत्रु हो जाएंगे। शुक्र देखो 2 बार आए हैं, देखो शुक्र शत्रु हो गए, हो गए शत्रु। और फिर बुध, हाँ, फिर 11वां नंबर तीसरा आएगा तो बुध हो जाएंगे। फिर 11वां नंबर है। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो होगा 11वां नंबर बुध शत्रु हो जाएंगे। तो एक बार में आपने देखा है, एक बार में बुध देखो है, एक बार में मित्र में भी आ रहे हैं, एक बार शत्रु में आ रहे हैं। तो बुध जो होंगे ना मित्र होंगे ना शत्रु होंगे, बुध सम हो जाएंगे इनके। तो यही अगर ऊपर वाली टेबल में अगर आप देखोगे, ऊपर वाली टेबल में तो यही आपके दिख रहे हैं कि सूर्य के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति क्या हो जाएंगे? मित्र हो जाते हैं। शुक्र और शनि शत्रु हो जाते हैं, और बुध जो है क्या है, वो सम हो जाते हैं। इस तरीके से निकले हैं, टेबल बनी है। शनि पक्के शत्रु हो गए, शनि और शुक्र पक्के शत्रु हो गए, पक्के शत्रु हो गए। ठीक है। मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ये पक्के मित्र हो गए। क्लियर है? मंगल, चंद्रमा, गुरुदेव, ठीक है सर, ठीक है। इस तरीके से आप ये की पूरी टेबल ये बनी है। आपको पता होना चाहिए कैसे मित्र हो रहे हैं, कैसे शत्रु हो रहे हैं। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये मित्र हैं और शत्रु होते हैं। और इनकी उच्च राशि सिंही है सर। किसकी? नहीं, मेष है, सॉरी, मेष है। मेष है, मेष के तो मंगल होते ही हैं। मेष के मंगल होते हैं, तो इसमें भी वो मंगल ही रहेंगे। मंगल ऑलरेडी प्रथम आ रहे भाव हैं, में मंगल ऑलरेडी आ रहे हैं इसमें टेबल में। हम्म। शिवानी क्लियर है ना आपको? सर। क्लियर है ना? जी सर। इस तरीके से हम लोग मित्रता, शत्रुता और सम हम लोग निकालते हैं। ये आपकी हो गई नैसर्गिक मैत्री, ठीक है। जी सर जी। अब हम लोग चर्चा करते हैं तात्कालिक में। मित्रता निकालनी है तो आपको केवल जो है यही निकालनी होगी, आपको उससे ही निकालनी होगी। आपको हमेशा मूल त्रिकोण राशि से निकालनी होगी, मूल त्रिकोण राशि से। हाँ। ठीक है सर। अब तात्कालिक मैत्री का रूल क्या होता है? जो सिचुएशन बस, परिस्थिति बस, वो मित्र शत्रु हो जाते हैं, कभी कभी शत्रु मित्र हो जाते हैं, वो तात्कालिक मित्रता होती है। तो तात्कालिक मित्रता का रूल क्या होता है? किसी ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें भाव में बैठे ग्रह उसके तात्कालिक मित्र होते हैं, और ग्रह जो होते हैं वो शत्रु होते हैं। तात्कालिक मित्रता का ये नियम होता है। क्या होते हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा, चौथा जो होता है वो मित्र होता है, और जो होता है और 10वें, 11वें, 12वें, ये टेबल देखिए, ये टेबल देखिए इस कुंडली में, और जो ग्रह और जो भावों में बैठे ग्रह होते हैं वो सारे शत्रु होते हैं। इसमें देख लीजिए, सिंपल आप याद रखिए कि 2, 3, 4 किसी भी ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे और 10वें, 11वें, 12वें भाव में जो बैठे होते हैं वो सारे के सारे मित्र होते हैं। तो जैसे इसमें देखिए, प्रथम भाव में कौन बैठा है? मंगल बैठा है और चंद्रमा बैठा है। बैठा कि नहीं बैठा? हाँ, राहु, मंगल, चंद्रमा बैठा है। तो अगर हम लोग इनके लिए, चाहे मंगल के लिए देखें, चाहे राहु के लिए देखें, और चाहे चंद्रमा के लिए देखेंगे, तात्कालिक मित्रता के जो सारे ग्रह सेम होंगे। इनके लिए कौन से ग्रह सेम होंगे? इनके लिए कौन से देखोगे? 2, 3, 4 इन भावों में कोई ग्रह नहीं बैठा है, खाली है ना ये। जी। फिर 10, 11, 12, तो 10वें भाव में जुपिटर बैठा है, केतु बैठा है, मतलब इन तीनों के लिए जुपिटर एंड केतु फ्रेंड है।
और वीनस, मरकरी और जो सन है, ये इन तीनों के लिए मित्र हैं। तो चंद्रमा के लिए, मंगल के लिए और राहु के लिए अगर आप देखते हो कि इनमें जो है, इनके लिए तात्कालिक मित्र जो हैं जुपिटर, केतु, वीनस, मरकरी एंड सन है। और इनके शत्रु कौन है? इनके अलावा शत्रु है, इवन साथ में बैठने वाला ग्रह भी शत्रु होता है। तो मून के साथ, चंद्रमा के साथ कौन बैठा है? मार्स बैठा और राहु बैठा, मंगल बैठा है और राहु बैठा है। तो चंद्रमा के लिए मंगल, राहु और सैटर्न देखो नीचे बैठा है, देखो ये देखो 8वें भाव में बैठा है। तो सैटर्न जो है, मंगल के लिए मार्स, मून के लिए मार्स, राहु और सैटर्न ये शत्रु हैं। और मार्स के लिए मून, राहु और सैटर्न ये शत्रु है। राहु के लिए मार्स, मून और सैटर्न ये तात्कालिक शत्रु है। आया समझ में? नहीं आया? एक बार सर और बता देंगे। देखिए, रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह मित्र होते हैं, अन्य सभी ग्रह शत्रु होते हैं। हाँ। तो इस कुंडली में अगर आप देखोगे, हम लोग जैसे सपोज करो कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, मून के लिए देखते हैं, प्रथम भाव में बैठे हुए ग्रहों के लिए देखते हैं कि कौन सा ग्रह मित्र होगा, कौन सा ग्रह शत्रु होगा। तो प्रथम भाव में कौन ग्रह बैठे हैं? मून बैठे हैं, मार्स बैठे हैं, राहु बैठे हैं, राहु बैठे हैं। तो अगर लोग मार्स के लिए देखते हैं तो मार्स के लिए क्या रूल लगेगा कि दूसरा, तीसरा, चौथा भाव में जो ग्रह बैठा होगा मित्र होगा, 10वें, 11वें, 12वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो मित्र होगा। तो दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन 10वें भाव में जुपिटर, केतु बैठे हैं, 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है और 12वें भाव में सन, वीनस और मरकरी बैठे हैं। तो इस रूल के हिसाब से मार्स के लिए जुपिटर, केतु, सन, वीनस एंड मरकरी तात्कालिक मित्र होंगे। हाँ। होंगे। अब अपने मित्र को निकाल लिया, अब आपने शत्रु निकालने हैं। तो मैंने क्या बोला कि दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें भाव के अलावा अन्य सभी ग्रह जो होते हैं उनके शत्रु होते हैं। तो इसके मतलब होगा कि साथ में भी जो ग्रह बैठा होगा वो शत्रु होगा तात्कालिक रूप से। तो मून के साथ में जो है मार्स बैठा है और राहु बैठा है। तो मून के लिए, मार्स के लिए हम लोग क्या देखेंगे? मार्स के लिए तात्कालिक रूप से मून और राहु और सैटर्न ये इनके शत्रु हो जाएंगे। ठीक है ना? आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया। मतलब मून के लिए मार्स भी, राहु भी और सैटर्न ये तीनों शत्रु हो जाएंगे। हाँ, शत्रु हो जाएंगे। और मून के लिए कौन शत्रु हो जाएगा? मून के लिए मार्स, राहु और सैटर्न शत्रु हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है ना? हाँ। अब एक प्रश्न आपसे ये कर रहा हूँ, जुपिटर के लिए मुझे बताइए कौन से ग्रह शत्रु होंगे और कौन से ग्रह मित्र होंगे? सर एक चीज और इससे पहले सर, थोड़ा सा इसमें कब अपन नैसर्गिक को वेटेज देंगे और कब तत्कालिक मैत्री को वेटेज देंगे? मेन वेटेज इसमें पंचधा मैत्री को दिया जाता है। पंचधा मैत्री निकालने के लिए आपके पास तात्कालिक और नैसर्गिक होनी चाहिए। तो ये इसीलिए हमने तात्कालिक निकाल रहे हैं, नैसर्गिक ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मेन जो वेटेज देते हैं वो पंचधा को देते हैं। अच्छा, कंबाइंड इफेक्ट। तो आप जुपिटर के लिए बताइए, आप बताइए जो है अभिजीत जी, जुपिटर के लिए कौन सा ग्रह मित्र होगा? कौन कौन से ग्रह मित्र होंगे जुपिटर के लिए? जुपिटर के लिए 1 मिनट सर। सन, वीनस, मरकुरी, चौथे में मून, मार्स, राहु
ग्यारह। सर इसमें सन, वीनस, मरकुरी, मून, मार्स, राहु और शनिदेव ये इनके लिए क्या हो जाएंगे? तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। ठीक, वेरी गुड। अब जो है शिवानी आप बताइए, जुपिटर के लिए शत्रु कौन होंगे? सर सैटर्न शत्रु हो गए। सैटर्न क्यों शत्रु होंगे? क्योंकि सर इसमें ये पता है ना कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां और 12वां। हाँ, ये क्या होते हैं? किया गया है। ये क्या होते हैं? तात्कालिक होते। ये तात्कालिक क्या होते हैं? मित्र होते हैं कि शत्रु होते हैं? मित्र होते हैं ये। मित्र होते हैं। तो सैटर्न जो है जुपिटर से किस भाव में स्थित है? 8 में। हाँ, 10। सैटर्न जो है जुपिटर से किस भाव में स्थित है? 11 में। तो मित्र होगा कि शत्रु होगा? सर 11 में तो सर 10वें में है, 10वें में नहीं, 10वें में नहीं है, 11वें में है। जुपिटर से काउंट करिए। हाँ, जुपिटर से ही काउंट कर रहा था, 10वें में रहे। नहीं नहीं नहीं, फिर से काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, 11वें भाव में। तो 11वें भाव में सैटर्न बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? 10, 11 और 12 भाव में जो ग्रह बैठा होते हैं, 2, 3 और 4 भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं, उसके वो जो होते हैं मित्र हो जाते हैं। साथ में बैठा ग्रह और अन्य भाव में बैठे ग्रह जो होते हैं वो शत्रु होते हैं। तो जुपिटर के लिए शत्रु कौन होगा? जुपिटर। हाँ शिवानी बताइए। केतु। हाँ, जुपिटर के लिए केतु शत्रु होगा, क्योंकि केतु साथ में बैठा है। ठीक है ना? तो अगर इसको, इस रूल को अगर आप देखते हो तो आप एक जो है सरलतम दृष्टि से आप ये बता सकते हो, कोई भी ग्रह से 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे के जो ग्रह होते हैं वो मित्र होते हैं, बाद बाकी सारे ग्रह जो होते हैं वो शत्रु होते हैं। 3 भाव सर आगे? हाँ, 3 भाव, उसको नहीं गिनेंगे, उसके आगे के, मतलब 3 भाव आगे 3 भाव पीछे, तो वो मित्र होंगे। सर उसके साथ क्या बोले? जैसे कि जुपिटर के साथ में केतु हो जाएगा। तात्कालिक में कोई ग्रह साथ में बैठा है तो वो शत्रु हो जाएगा। सर पर जुपिटर और केतु तो वो है ना, उससे कोई मतलब नहीं। उससे अभी मैंने क्या कहा कि भारत पाकिस्तान में बहुत हमेशा तगड़ी ठनी रहती है, लड़ाई हमेशा होती रहती है, लेकिन कभी कभी जब सिचुएशन आ जाती है, दोनों जो होते हैं, दोनों का मत एक जैसा हो जाता है, दोनों का लाभ जो होता है कंबाइन हो जाता है, तो दोनों का जो होता है विचार भी बदल जाते हैं। किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में दोनों के जब विचार सेम हो जाते हैं, तो अब जो होते हैं वो तात्कालिक मित्रता, वही तात्कालिक मित्रता बोली जाती है। समझ रहे हैं? तो उस स्थिति में जैसे आप पार्लियामेंट में देखिए कि कांग्रेस पार्टी, सपोज करो कि जो है सपा समाजवादी पार्टी से एंटी चलती है, लेकिन कभी कभी का तो कांग्रेस के सांसद और समाजवादी पार्टी दोनों के सांसद जो होते हैं एक ही जो वोटिंग में जो होता सेम वोटिंग में जो होता एक ही तरीके का वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ। किसी विधेयक को पारित कराने में, तो वो जो होती है उनकी तात्कालिक मित्रता होती है दोनों एंटी अपोजिट में है। ठीक है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी लीड कर रही थी क्योंकि बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो है सभी पार्टियों ने ये बोला, सरकार से, बीजेपी से बोला कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ में हैं, आप चाहें जो डिसीजन लें, हमारा आपको सपोर्ट है। तो ये क्या हुआ, तात्कालिक मैत्री हो गई सिचुएशन के हिसाब से।
लेकिन अब बात बाकी आप हमेशा सदैव ये देखो कि सरकार जो भी काम कर रही है, विपक्ष जो होता है उसका क्या करता है, निंदा करता है कि नहीं करता है। जी। तो यही ग्रहों के बीच में भी यही चीज है कि तो सर जो आपने नियम बताए, मतलब उस ग्रह के आगे वाले 3 घर, मतलब जैसे बृहस्पति जो है 10वें घर में है, हाँ तो फिर 11वां 12वां और 1 नंबर हाँ इसमें मित्र होंगे। मित्र होंगे। इसी तरीके से 7 8 9 वाले जो होंगे मित्र होंगे। 7 8 9 वाले मित्र होंगे। बाद बाकी सारे सामने वाले जो सामने वाले सारे जो बचे होंगे वो सारे शत्रु हो जाएंगे। अच्छा। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। आगे चलें? हाँ जी सर। ये सारा जो मैंने समझाया है मैंने यही सब कुछ लिखा है इसमें, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको पढ़िएगा। जी सर। मैंने जो समझाया है ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना? अब हम लोग आते हैं पंचधाम मैत्री पे। पंचधाम मैत्री थोड़ा सा निकालना बड़ा थोड़ा सा वो होता है, इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ा, रूल्स होते हैं इसके कुछ। वो पंचधाम मैत्री के मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से। जी सर। पंचधाम मैत्री के रूल्स क्या होते हैं? यदि हम नैसर्गिक मित्रता या नैसर्गिक मित्रता, शत्रुता और तात्कालिक शत्रुता मित्रता को एक साथ ले लें, कंबाइन कर लें, तो ये दोनों हमें पंचधाम मैत्री जो है प्राप्त होगी। अब इसमें क्या बताएगा? यदि दो ग्रह आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र हो और तात्कालिक रूप से भी अगर मित्र होते हैं तो वो अधिमित्र हो जाते, फास्ट फ्रेंड हो जाते, जो लंगोटिया यार जिनको बोलते हैं। जैसे और ये आप ये और एक समझ लीजिएगा, प्रत्येक कुंडली में तात्कालिक मित्रता और पंचधाम मित्रता अलग अलग होगी। नैसर्गिक मित्रता तो एक जैसी होगी, लेकिन तात्कालिक मित्रता अलग अलग होगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो ग्रहों का हम लोग बाइफरकेशन हम लोगों ने किया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अधिमित्र, मित्र, सम, अधिशत्रु, शत्रु, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है ना? ये पंचधाम मैत्री में होते हैं। मतलब नैसर्गिक मित्रता में कोई मित्र है और तात्कालिक मित्रता में भी कोई मित्र होता है तो पंचधाम मैत्री में अधिमित्र हो जाता है, फास्ट फ्रेंड हो जाता है, ठीक है? अब नैसर्गिक मित्रता में कोई सम होता है, तात्कालिक मित्रता में कोई मित्र हो जाता है, तो वो ग्रह जो होता है मित्र हो जाता है। मतलब दोस्त हो, एक लंगोटिया यार होने में, बचपन का दोस्त होने में और सिंपल एक फ्रेंड होने में फ़र्क होता है, होता कि नहीं होता है? होता है सर। हाँ। इसके बाद नैसर्गिक मित्रता में कोई ग्रह अगर शत्रु होता है और तात्कालिक मित्रता में अगर वो मित्र हो जाता है तो पंचधाम मैत्री में वो ग्रह सम हो जाता है, ना मित्र ना शत्रु, प्लस माइनस मिलके जीरो हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसी तरीके से नैसर्गिक मित्रता में कोई ग्रह शत्रु होता है, तात्कालिक में भी कोई ग्रह शत्रु होता है तो वह अर्धशत्रु हो जाता है, कट्टर दुश्मन हो जाता है। और नैसर्गिक मित्रता में कोई ग्रह सम होता है और तात्कालिक मित्रता में कोई ग्रह मित्र होता है तो कोई ग्रह शत्रु होता है तो फिर वो ग्रह जो है शत्रु की श्रेणी में आता है। जी सर। तो इस तरीके से वो पंचधाम मैत्री निकालते हैं। पंचधाम मैत्री हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। इसको देखिए, इसको ना समझ में आए तो उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको जब एक बार देख पढ़िए ज़रा इसको आप लोग।
ये नोट्स आपके पास भेजे थे, आपके पास ऑलरेडी है, आपके पिछली वाली क्लास के नोट्स हैं। जी जी सर, भेजे थे सर। और आपका अभिजीत जी, आपका क्वेश्चन भी यही था कि मित्रता शत्रुता कैसे निकालते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं पढ़ रहा था सर, तो मेरे को लगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया था, नहीं नहीं, मिस नहीं इसलिए किया सर। है, कोई आज पढ़ाना था आज ये, इसीलिए मैंने भेज दिया सर था सर आपको सर पहले। सर क्लियर है ना? जी सर। इसको पढ़िए, जो ना समझ आया उसको मैं क्लियर करा दूं फिर से एक बार आपको। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है ना ये चीज़? जी सर। सिंपल, हम लोग मैथ से पढ़ते थे, प्लस प्लस इंटू बराबर प्लस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस हो जाता है, वो जो होता है न्यूट्रल रहता है, माइनस इंटू माइनस हो रहा है, माइनस हो जाता है। वही सिंपल फार्मूला इसमें लगा है। आगे चलें? हाँ जी सर। ओके ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अभी मैं ये बंद करता हूँ, स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, और इससे मैं थोड़ा सा उठाता हूँ। अभी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, कहाँ है? हाँ ये है। ये दिख रहा है? कुछ दिखा कि नहीं दिखा? नहीं सर। इसके कोई स्क्रीन शेयर करी, स्क्रीन में कुछ आया कि नहीं आया? एक पेपर, एक पेज दिख रहा होगा। अभिजीत जी नहीं दिखा? नहीं सर, नहीं दिख रहा। एक सेकंड, दिखना तो चाहिए। अच्छा, स्क्रीन आ गई, ठीक। अच्छा,
कोई नहीं, फिर मैं आपको भेज देता हूँ, रुकिए। रुकिए, मैं आपको भेज देता हूँ। देखिए ग्रुप में दो मैंने पेज भेजे हैं, जी सर। ओपन करिए ग्रुप। एक मिनट। हाँ जी सर। आए? हाँ जी सर। इसमें देखिए, इसमें हम लोग जो है लग्न साधन करना अब सीखेंगे, लग्न कैसे ज्ञात करते हैं ये हम लोग सीखेंगे इसमें आज, ठीक है ना। जी। तो इसमें जो मैंने पंचांग जो यूज किया है, महावीर पंचांग यूज किया है मैंने। जी सर। इसमें महावीर पंचांग यूज किया है। महावीर पंचांग मैंने इसमें यूज किया है। इसमें क्या है, दिनांक 10/5/2026 सायंकाल 18:36 पर जातक का जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है, कानपुर, ठीक है ना। इस तरह से आपको कुंडली बनाने के लिए आती है ना। जी सर। ठीक है, तो जब इस तरीके से आ जाए आपको कुंडली बनाना है, तो आजकल वैसे हालांकि कुंडली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सब खुद ब खुद आपके जो है कुंडली आपकी जो है खुद ब खुद जो है बन जाती है, सॉफ्टवेयर में आप लोग बना लेते हैं। फिर भी आपको ज्ञान होना चाहिए कुंडली बनती कैसे आखिर, है ना। हम लोग आज थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। तो जब ये समय ज्ञात हमें पता होता है कि 18:36 पर जातक पैदा हुआ है, और 18:36 का मतलब क्या होगा, सायंकाल 6:36, यही तो होगा ना। होगा कि नहीं होगा? जी। 6:36 पे जो है जातक जो है पैदा हुआ है, अगर हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6:36 पर जातक पैदा हुआ है तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे कि जातक की लग्न क्या है। जब कुंडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, लग्न ही तो देखना पड़ता है ना। जी सर। तो हम लोग लग्न निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जातक का स्थानीय समय निकालेंगे। जो इसमें पंचांग में जो समय जो दिया रहता है वो कहाँ का दिया रहता है, बनारस का समय, मिर्ज़ापुर का दिया रहता है। भारत का जो IST होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, घड़ी दिखाती है, वो समय जो दिखाती है वो जो समय दिखाती है वो उसका जो समय होता है वो मिर्ज़ापुर का समय देती है। मैं आपको बता रहा, हाँ, मिर्ज़ापुर का समय देती है वो। वहाँ का जो मानक अयनांश होता है, लैटीट्यूड जो होता है 82 डिग्री 30 कला 82-30 होता है। जबकि कानपुर का जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो 80-21 है। तो अब जब सूर्य की रोशनी सबसे पहले वहाँ पे वो चले, वहाँ से कानपुर तक आने में थोड़ा सा समय तो लगता है, इसीलिए वहाँ पे LMT लेते हैं, लोकल मीन टाइम। IST को LMT में कन्वर्ट करते हैं। अब IST को LMT में कन्वर्ट करेंगे, कब करेंगे IST को LMT में कन्वर्ट कब करेंगे, एक सेकंड में शेयर करता हूँ अपनी विंडो, एक सेकंड इसकी विंडो शेयर करता हूँ।
तो IST को LMT में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के जो डिग्री का जो फ़र्क होता है, इसको जो है माइनस करते हैं, उससे जो होता है उससे माइनस कर देते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो पृथ्वी जो होती है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो हम लोग 82 डिग्री 30 कला को हम लोग जो होते हैं 82 डिग्री 30 मिनट को हम लोग 82 डिग्री 30 कला को 80 डिग्री 21 कला से जो लोग माइनस करेंगे तो 30 से 21 जाएगा तो 9 बचेगा, और 82 से 80 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 डिग्री 9 कला आपका ये समय आया। तो जब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है तो 2 डिग्री 9 कला घूमने में तो धरती को जो समय लगेगा, भ्रमण में जो समय लगेगा 8 मिनट 36 सेकंड का समय लगेगा। तो इस 8 मिनट 36 सेकंड को हमने क्या किया, इसमें जो है हमने माइनस कर दिया। तो 18:36 में 8 मिनट 36 सेकंड जो हमने माइनस कर दिया तो जो समय निकल के आया 18:27 मतलब स्थानीय समय के अनुसार जातक का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है 18:27 मतलब कि शाम को 6:27 और 24 सेकंड में जन्म हुआ है। क्लियर है ना शिवानी आपको? ये आप तो निकालती होगी तो आपको तो आइडिया होगा ना इसका, समय संस्कार करते हो जो आप हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब पंचांग में हम देखेंगे कि 18:27 और 44 सेकंड पे कौन सी लग्न चल रही थी। तो हमने जब महावीर पंचांग जो हमने देखा तो उस समय हमने देखा कि तुला लग्न उस समय चल रही थी। तुला लग्न जो समाप्ति काल था तुला लग्न का वो 18:40 पे था समाप्ति काल, और प्रारंभ काल तुला लग्न का जो था वो 14:24 से प्रारंभ था। तो हमने ये एक चीज़ हमें और देखना पड़ता है, समय संस्कार करना पड़ता है लग्न के अनुसार। तो इसमें लिखा काशी से अन्य शहरों के लिए लग्नानुसार समय संस्कार श्री महावीर पंचांग के अनुसार पेज नंबर 46 में जो सारणी दी गई है। तो तुला लग्न में 13 मिनट जो होंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो भी लग्न समाप्त हुई है 18:40 पे जो लग्न समाप्त हुई है उसमें 13 मिनट और ऐड कर देंगे। तो ये तुला लग्न का जो समाप्ति का समय है वो 18:53 पे तुला लग्न समाप्त हुई है। ये आपको ये पता चला, ठीक है। अब ये आप निकालेंगे कि तुला लग्न जो है कितने समय तक रही, तुला लग्न का समय कितना था। तो क्या करेंगे, समाप्ति काल से लग्नारंभ का समय माइनस कर देंगे। तो लग्न समाप्त कब हुई है? 18:53 पे समाप्त हुई है, और लग्न प्रारंभ कब हुई है? 16:24 पे समाप्त है। तो क्या हुआ, लग्न जो आपकी रही 2 घंटे 29 मिनट तक आपकी लग्न रही है। इस लग्न को हमने जो इस घंटे मिनट को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो कितना आ गया, 60 दूनी 120, 29 को ओम प्लस कर दिया तो 149 मिनट लग्न जो हमारी 149 मिनट तक हमारी लग्न रही है। क्लियर है? जी सर, ठीक है। अब एक चीज़ और देखेंगे, ये तो हमारी 149 मिनट तक हमारी लग्न। अब हम एक चीज़ और ये देखेंगे कि जब जातक पैदा हुआ था तब कितनी लग्न व्यतीत हो चुकी थी, कितने मिनट लग्न व्यतीत हो चुकी थी। तो जातक कब पैदा हुआ था? 18:36 पे जातक शाम को पैदा हुआ था, और लग्न प्रारंभ कब हुई थी? 16:24। इसका मतलब 2 घंटे 12 मिनट की लग्न जो है व्यतीत हो गई थी, मतलब 132 मिनट की लगन जो है व्यतीत हो गई थी। तो इसका क्या मतलब है, टोटल लग्न जो थी 149 मिनट की थी, जिसमें से 132 मिनट लग्न व्यतीत हो गई थी। मतलब आपकी जो लग्न रही थी शेष लग्न थी मोटा मोटा 17 मिनट की लग्न आपकी शेष थी। अब आप इसको जो है डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये पता है कि 149 मिनट में लग्न व्यतीत होती है 30 डिग्री। नहीं, टोटल समय लग्न का इतना ही था ना, 149 मिनट।
जी सर। तो 149 एक एक नियम लगाएंगे। 149 मिनट में लग्न व्यतीत होती है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितनी व्यतीत होगी? 30/149 हो जाएगा। इसलिए 132 मिनट में लग्न कितनी व्यतीत होगी? तो 30/149 मल्टीप्लाई बाय 12। 132। हाँ हाँ 132 मल्टीप्लाई बाय 132। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो कर ले 30 को 132 से जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका आया 3960/49। तो आपने यहाँ पे क्या किया? 149 से 3960 को जब भाग दिया तो आपका 26 ये आपका डिग्री आया। लग्न आपकी 26 डिग्री व्यतीत हो गई थी। बाद में शेष 86 बटा, फिर इसको यहाँ 0 कर दिया। ये आपका जो है आपका कला में आया तो 149 से फिर इसको भाग दिया, मोटा मोटा 50 आया। तो इसका मतलब क्या है कि लग्न जो आपकी थी, लग्न स्पष्ट था। तुला लग्न जो है 26 डिग्री 50 कला की लग्न थी। तो इसका क्या मतलब है? अर्थात जातक के जन्म के समय तुला लग्न थी और उसका मान 26 डिग्री 50 कला था। ठीक है, ये आपकी लग्न स्पष्ट होगा। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 6s 2650, मतलब 6 राशि पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, 7वीं राशि में 26 डिग्री 50 कला चल रहा था। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 राशि 26 अंश 50 कला, या फिर इसको लिख सकते हैं तुला राशि 26 डिग्री 50 कला। ये जो होता है ये लग्न स्पष्ट होता है। इसको कुंडली में कैसे बनाएंगे? 7 नंबर से, तुला 7 नंबर की राशि होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे इसको। ये आपकी जातक की लग्न स्पष्ट हो गई। ये लग्न स्पष्ट है। ये अब ग्रह कैसे सेट करेंगे सर इसमें? ग्रह सेट करेंगे, वो ग्रह सेट करना आगे बताऊंगा आपको अगली क्लास में। वो ग्रह स्पष्ट करना बताऊंगा आपको। इसी तरीके से एक एक नियम का कैलकुलेशन उसका भी तो है थोड़ा सा, वो भी आप समझ जाएंगे। जी सर, जी सर। ये लग्न स्पष्ट है। शिवानी जी आपको क्लियर है ना? अब इसमें और इसमें सर अब नक्षत्र निकालना पड़ेगा। अब लग्न की आपको नक्षत्र निकालना है। तो जैसे वो प्रश्न अभी आपने प्रश्न किया, संयोग से तुला राशि निकली है। आपका प्रश्न था कि तुला राशि में जो है तीसरा चरण आ रहा था ना? हाँ, स्वाति आ रहा था, दूसरा चरण। हाँ। तो 26 डिग्री 50 कला में कौन सा नक्षत्र होगा? आपको पता है चित्रा के 2 चरण होते हैं, 3 20 6 40, 2 चरण हो गए। ठीक है ना? इसके बाद 4 चरण स्वाति के होंगे, उसके आगे 4 चरण और जोड़ लो, 3 20 6 40, 2 ये हो गए, फिर 10, फिर 13 20 16 40 और 20, मतलब 20 डिग्री तक जो हो गए ये इसके कौन से हो गए? 2 और 4 2, हाँ 20 डिग्री तक आपके स्वाति हो गए। फिर 3 चरण आपके बचे हैं उसके, किसके? विशाखा के। तो 23 20 26 40 30, ये इसका कितना आया है? 26 डिग्री 50 कला। तो इसके किसके अंतर्गत आ जाए? 26 40 से 30 डिग्री के मध्य में आ जाए, मतलब विशाखा के तीसरे चरण में जातक का लग्न आ रहा है। विशाखा के तीसरे चरण में जातक का लग्न आएगा। क्लियर है? हाँ जी साहब, हाँ जी। बस इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जी सर। आ गया समझ में? आया सर। अब एक मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक और बताता हूँ। अगर आपको जो है इतना कैलकुलेशन नहीं करना, सिंपल ऑफ शॉर्टकट देखो। सिंपल आप केवल ये देख लो कि लग्न आपकी टोटल कितने समय तक रही है। हाँ ठीक है, देख लग्न आपकी टोटल कितने समय तक रही है? 149 मिनट तक लग्न इसमें रही है ना? हाँ। अब क्या करना है आपको फिर ये देखना है कि जातक के जन्म तक कितनी लग्न व्यतीत हो चुकी थी। तो इसमें जातक के जन्म तक जो है कितनी लग्न व्यतीत हो चुकी थी? 132 132 मिनट व्यतीत हो चुके थे। ठीक है ना?
तो हाँ मतलब कितनी हाँ कितनी लग्न शेष थी? लगभग 17 मिनट की लग्न शेष थी। 17। ठीक थी ना? तो हाँ इस 17 मिनट को उसके बाद आप जो है डिग्री में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है कि 4 मिनट में 1 डिग्री चलती है, तो इस 17 मिनट को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 चौको 16, 4 डिग्री मोटा मोटा आ गया। जी। तो 149 मिनट में 30 डिग्री थे, तो उस 30 डिग्री में 4 डिग्री आप माइनस कर दो, 26 डिग्री आपकी आ जाएगी। तो आपको हाथों से कैलकुलेट करके आप पता कर सकते हो कि जातक का जन्म के समय जातक की लग्न लगभग 26 डिग्री की थी। 6.25 आ गया है ना। वही मतलब हम लोग कला नहीं लेते हैं, हम लोग सिंपल हम लोग इसमें लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे इसमें तो 26 डिग्री की लग्न मोटा मोटा आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ गई सर। तो उल्टे से चलोगे तो ज़्यादा आपको आसानी से फिंगर्स में काउंट कर लोगे आप। हाँ आना पर हमें वो याद रहना चाहिए है ना सर। आना ये भी आपको चाहिए, लेकिन अगर समय नहीं है तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? जी सर जी सर। और बताइए। और आज बताइए। आज आज के लिए इतना काफी है सर, नया नया। आज के लिए इतना काफ़ी है? हाँ अभी है क्या, एक आध टॉपिक और है? नहीं, बस इतना ही है, यही टॉपिक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए। एक बार पढ़ेंगे सर, फिर उसके बाद कुछ आएगा तो पूछेंगे सर। चलिए, आपको जो है पढ़िएगा, जब कोई हो तो आप कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछिएगा उसमें। ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। आप बताइए शिवानी जी, कोई प्रश्न है आपका? जो मैंने बताया है लग्न या साधन बताया है, या मैंने आपको ग्रह मैत्री बताया है, उसमें कोई प्रश्न हो आपका तो बताइए। नहीं सर, आप जैसे इसमें बता आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, आवाज़ क्लियर थोड़ा सा। क्या कह रही हैं सर? ये बोल रहे पंचांग से निकाला, इतना वो नहीं था, ये तो बहुत लंबा है। तो मैंने आपको लंबा बता दिया। आप नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब बता रहे पंचांग से हमने 1-2 बार लग्न निकाली तो वो बहुत आसानी से हो गई। अब वो मिस्त्री का हम दोबारा से उसको जब पढ़ेंगे तो हमें उसको याद आएगा। लग्न निकालने के लग्न साधन के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपना तरीका मुझे बताना, तो मैं आपको आपके तरीके से समझा दूंगा मैं। पंचांग में दिया हाँ, लग्न साधन के बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ, आप जिस तरीके से लग्न साधन करती हो तो आप मुझे बताना, उस तरीके से मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना? और बताइए, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो आपका तो। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ, बताएं। तात्कालिक और ये सब आपने बताया कि सर, तो इसको कुंडली देखनी है। कुंडली देखने के टाइम पर देखें, हालांकि आजकल इन सबका इस्तेमाल कोई नहीं करता। सबके पास सॉफ्टवेयर रहते हैं, ऐप रहता है मोबाइल, और लोग उससे निकाल लेते हैं। इनका ज़्यादा कुछ है ना। आजकल मेन जो लोगों का जो फोकस रहता है, फलित में फोकस रहता है ना। लेकिन चूंकि रूट लेवल की चीज़ें हैं तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में आपको। तो सर, आपने जो हमने पूछा था आपसे, तो उसमें से चंद्रमा उसका कमजोर, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर चंद्रमा कमजोर, बोलो माता के चरण स्पर्श करे, सोमवार को शिव जी को दूध अर्पित करे, अगर हो सके तो पूर्णिमा का व्रत रहे, इस तरीके से वो करे। जी सर। और सर उसी मतलब कि लग्न में जो बताया था कि 5वें घर में 7वीं राशि मतलब की आप कुंडली, आप उसकी कुंडली, आप जो है उसकी कुंडली भेजिएगा मुझे। कुंडली मुझे आप उसकी भेजिएगा, फिर मैं उसको देख करके, आप उसकी कुंडली देख करके फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? हाँ, आप कुंडली देख करके बताइएगा, कुंडली भेजिएगा मुझे, तब फिर मैं आपको बताता हूँ
उसका। ठीक है, चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। बीच में कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सअप करिएगा और जो है उसको थोड़ा पढ़िएगा इसको। ठीक है सर, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर, गुड राम राम नाइट, सर। गुड नाइट, गुड नाइट।